नमस्कार। ASI IS Institute in Mumbai. I am Arun Yadav. Today my class Economics. यह क्लास मैं हिंदी में ले रहा हूँ यूपीएससी के स्टूडेंटों के लिए। और आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बजट से ही है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बजट पे क्लास लिया है। लेकिन हमने जो कल लोगों को बताया था कि बजट क्या है, हमारे किस आर्टिकल से है और हमारे बजट के किन किन प्रक्रियाओं से किया जाता है। इसमें कुछ अनुदान और कटौतियां और कुछ निधियां भी बताए थे। लेकिन जब भी बजट पास होता है तो हमारी सरकार है बजट में इस चीज को देखती है कि बजट में प्राप्तियां कितना हुआ और व्यय कितना किया गया है। प्राप्तियां और व्यय, ध्यान देना, सरकार पहले देखती है कि बजट हमारा कितना हमें प्राप्त हुआ है, कितना हमारा व्यय है, और इसी के अकॉर्डिंग बजट तैयार किया जाता है। देखो, प्राप्तियां में हमारे पास दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। एक तो राजस्व प्राप्ति होगा, राजस्व प्राप्तियां, दूसरा होगा पूंजीगत प्राप्तियां। अगर हम राजस्व प्राप्तियां को भी देखते हैं तो इसमें भी दो प्रकार की प्राप्तियां होंगी। एक होगा कर, एक होगा गैर कर। एक होगा टैक्सेस, एक होगा नॉन टैक्सेस। और पूंजीगत खाते भी दो प्रकार के होगा। एक तरफ होता है ऋण, दूसरे तब होगा गैर ऋण। अब सरकार व्यय किस पे करती है? व्यय जो करती है वो भी दो प्रकार का दिखेगा आपको। एक होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। आपको बता दूं, बजट जब भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तो पहले यह भी देखा जाता है कि बजट में प्राप्तियां क्या है और व्यय कितना हुआ है। हमारा मानना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज नहीं देखा गया तो हमारा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, जुड़वा घाटा, इससे क्या होने लगेगा, बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। जबकि बड़े बड़े अर्थशास्त्री और मेरा भी मानना है कि बजट हमारा जितना प्राप्तियां हैं उतना ही बजट बनाया जाए। लेकिन आज की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह जनता को लोक लुभावने चीज दिखाकर बजट को खूब भारी भरकम बजट बनाया जाता है, जिससे हमारे देश में या राज्य में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, जुड़वा घाटा, प्राथमिक घाटा, लगभग घाटाएं चलती रहती है। तो अगर हम जितना हमारे बजट की प्राप्तियां हो हम उतने ही बजट पास करें तो शायद हमारे यहां राजकोषीय घाटा हो या राजस्व घाटा हो वह शायद ब्रॉड नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे नेशनलाइज पार्टियां हो, वह बजट को या फिर राजनीति साधते हुए उस बजट को खूब भारी भरकम बना देता है। यानी जितना प्राप्तियां हुई नहीं है कहीं उससे ज्यादा का बजट तैयार किया जाता है। तो आपके देश में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा हो या फिर जुड़वा प्राथमिक, चाहे जो भी घाटा हो वो तो बढ़ेगा, गैपिंग हो जाता है, जिससे हमारे वो घाटों को मौका मिल जाता है बढ़ने का। और आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम आप बात करेंगे घाटा का ही बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, पहला हमारे यहाँ पहला होता है क्या, पहले हम राजस्व घाटे की बात करें। राजस्व घाटा, आखिरकार राजस्व घाटा क्या चीज है? जबकि आपको पता है कि राजस्व घाटा कभी नहीं होना चाहिए। राजस्व घाटा हमेशा शून्य होना चाहिए, जीरो।
हमारा राजस्व घाटा हमेशा शून्य होना चाहिए, जीरो। राजस्व घाटा होता क्या ये देख लो। मैं बता दूं कि जो हमारी प्राप्तियां हैं या फिर जो हमारा राजस्व प्राप्तियां हैं, मान लो आपका राजस्व प्राप्ति कर या गैर कर मिला के 100 रुपया हुआ है, तो हमारी सरकार क्या करती है, अपने सामान्य खर्च को, जो उनका सामान्य प्रशासनिक खर्च हो, ठीक, अपने सामान्य प्रशासनिक खर्च के लिए मान लो इनको 100 रुपया के बजाय कितना खर्च कर दिए, 150 रुपए। प्राप्ति 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, 150 रुपया अपने सामान्य खर्च के लिए। और आपको बता दूं, राजस्व व्यय यह तात्कालिक लाभ देता है। जैसे सरकार जो लोक लुभावने वादे करती है चुनाव में कि लैपटॉप देंगे या और चीजों का जो वादा किया जाता है या पेंशन वेंशन जो दिया जाता है, वो सब इसी घाटा में आता है, इसी व्यय में आता है। किसमें आता है, राजस्व व्यय में ही आता है। प्राप्ति इतना हुआ, आप इतने का वादा किए हो, तो ये तो घाटा बढ़ेगा ही ना। यानी कह सकते हो राजस्व घाटा क्या है, सरकार अपने सामान्य खर्च, सामान्य प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए जो ऋण लेता है वही क्या होगा, घाटा होगा। 100 रुपया क्या किए, 50 रुपया यहां से ऋण उठा लिए, तो आपका गैप तो बढ़ेगा ना। यानी आपका राजकोषीय घाटा हमेशा जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसी तरह आपको बता दूं, यह तो हमारा क्या है, सीधा सीधा तात्कालिक लाभ है। ये क्या कह सकते हैं इसको, तात्कालिक लाभ। लेकिन एक चीज बता दूं, पूंजीगत खाते में जो भी चीज व्यय होता है वह तात्कालिक नहीं बल्कि क्या होता है, दीर्घकालिक लाभ होता है। यह दीर्घकालिक लाभ क्योंकि इसमें जो पैसे या इसमें जो चीज इन्वेस्ट किए जाते हैं वह तत्काल नहीं, दीर्घकालिक दिखता है। जैसे हम किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने या किसी ऐसे चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमें नहीं, हमें तो छोड़ो, हमारे आने वाले फ्यूचर को यह चीज क्या करता है, काम देता है। यही क्या होता है हमारा पूंजीगत व्यय। हमने बोला राजस्व घाटा उसे कहते हैं कि सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती है उसके अतिरिक्त, प्राप्तियां तो जो हुई वो तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सामान्य खर्च को पूरा करने के लिए जो ऋण लेता है वही उसका क्या होता है, राजस्व घाटा। ठीक। अब आई दूसरा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय, अब दूसरा है राजकोषीय घाटा क्या होता है। और आपको बता दूं, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार को अपने कार्यक्रम को या सरकार को अपने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, या फिर कह सकते हो पूरा व्यय करने के लिए सरकार को जो भी ऋण लेना होता है वही राजस्व घाटा होता है। या फिर कह सकते हो सरकार अपने कुल खर्च को पूरा करने के लिए, मान लो सरकार को प्राप्तियां 100 रुपया हुई और सरकार ने देखा, मैंने कहा ना बजट उतना ही बनाना चाहिए जितना प्राप्तियां हुई हो, लेकिन सरकार ने ऐसे योजना, ऐसे परियोजनाओं की बात की या फिर ऐसे व्ययों की बात की और सरकार को अपने पूरे बात को रखने के लिए उनको 200 रुपए का आवश्यकता है। प्राप्ति 100 रुपए का, खर्च 200 दिखाओगे अपने कुल व्यय को, तो ये तो गैप बढ़ाना 100 रुपए का, क्योंकि आपकी प्राप्तियां 100 रुपया हो रही है, व्यय आपका 200 रुपया हो रहा है, तो आपका क्या राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, यानी गैपिंग जो है वो बढ़ेगा। हमने क्या बोला, राजस्व घाटा में वो राजस्व व्यय के लिए, लेकिन यहां क्या अपने पूरे व्यय यानी राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय दोनों को पूरा करने के लिए, सीधा सीधा बात,
जो सरकार ऋण लेता है वही क्या होता है? राजकोषीय घाटा। सिंपल बात। सरकार को अपने कुल खर्च को पूरा करने के लिए जितना धन की आवश्यकता होती है वही उसकी राजकोषीय घाटा होता है। अगर हम तीसरे घाटे की बात करें तो है प्राथमिक घाटा। कि भैया तीसरा घाटा प्राथमिक घाटा है। तीसरा क्या है? प्राथमिक घाटा। तीसरा प्राथमिक घाटा। आखिरकार प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा वे घाटा होते हैं, जैसे मैं एक आपको लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि हमने आपसे 100 रुपया लिया है और हमने कहा हम आपको इस पर ब्याज देते रहेंगे। या मान लो हम आपसे 1000 लिए, आवश्यकता थी और हमने कहा आपको इस पर ब्याज देते रहेंगे। जो ब्याज दे रहा हूं वो आपका मूलधन नहीं बल्कि आपको ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमको लगा कि आपका कर्ज भरना चाहिए, तो ऐसे में हम जो ऋण दूसरे से लेके आपको फिर दे रहे हैं वही हमारा प्राथमिक घाटा होगा। यानी कह सकते हो प्राथमिक घाटा में या प्राथमिक घाटा निकालने के लिए जो हम ब्याज अदायगी करते हैं उसको हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जो हम उस ऋण को पूरा करने के लिए जो दूसरों से ऋण लेते हैं वही हमारा प्राथमिक घाटा कहलाता है। या फिर कह सकते हो कि हम राजकोषीय घाटा में से, किसमें से? राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा दे। किसमें से घटा दे? राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा दे, वही हमारा क्या होगा? प्राथमिक घाटा होगा। यूपीएससी कई बार यहां से क्वेश्चन निकाल चुकी है। इस बात को एक एक लाइन को ध्यान देना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी जब भी सवाल बनाती है आपके डिफिनेशन से ही सवाल को काट के बनाती है और उसी में आप परेशान होते हो कहना क्या चाहता है। अभी देखो जो मैंने प्राथमिक घाटा को बताया उसमें 2 बातें सामने आई। पहला कि प्राथमिक घाटा निकालने के लिए हम ब्याज अदायगी को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ब्याज अदायगी को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उस ऋण को पूरा करने के लिए जो हम दूसरा ऋण लेते हैं वही हमारा क्या होता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी आप ऋणग्रस्तता में, ऋण जाल में फंसते जा रहे हो। या फिर मैंने कहा क्या? या फिर राजकोषीय घाटा में जो ब्याज दिए हो उसे घटा दो, वही आपका प्राथमिक घाटा है। 2 बातें 2 तरह, बाकी दोनों एक ही है, दोनों बात एक ही है, लेकिन यहां पे देखो 2 कंडीशन कर दिया। यानी आपको समझ में आया कि या तो ये ऐसे है या ऐसे नहीं, लेकिन ये दोनों बात एक है। ठीक, क्लियर? आगे अगला आता है एक और घाटा है जिसका नाम है प्रभावी घाटा। प्रभावी घाटा। आपको पता है कि प्रभावी घाटा क्या है? नहीं पता है तो जान लीजिए कि प्रभावी घाटा क्या है। प्रभावी घाटा वे घाटा होते हैं जो केंद्र सरकार, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, वो राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों के लिए या विकास के लिए जो अनुदान देती है वही क्या होता है? प्रभावी घाटा होता है। एक लाइन में बात कि केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों के विकास के लिए जो अनुदान दिया जाता है वही क्या होगा? प्रभावी घाटा होता है। और मैंने बताया राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी घाटा। अगला घाटा देखते हैं जिसका नाम है जुड़वा घाटा। ज्वाइंट है, जुड़वा घाटा। इन्हीं 4, 5, 6 जो भी घाटा है, 4, 5 तो इन्हीं घाटों में से हर साल एक करके 1 by 1
इसी तरह पूछता रहता है। जैसे पूछ देगा कि जुड़वा घाटा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब आपके यहां राजकोषीय घाटा भी चल रहा हो और आपके करेंट अकाउंट में यानी करेंट खाते में भी घाटा चल रहा हो, तो उसी को हम कहते हैं जुड़वा घाटा। एक क्या आपका राजकोषीय घाटा, दूसरे तरफ क्या आपके चालू खाते में घाटा जो चल रहा है, वही क्या होता है, जुड़वा घाटा। उसी को हम कहते हैं जुड़वा घाटा। एक बार फिर हमने कहा कि सरकार बजट बनाने से पहले यह तय करती है कि उसको कितनी प्राप्तियां हुई है, कितना वह व्यय किया है, ठीक, और इसी आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा राजस्व घाटा क्या हुआ है, कितना राजकोषीय घाटा हुआ है, कितना हमारा प्राथमिक घाटा है, कितना हमारा प्रभावी घाटा है, क्या हमारा जुड़वा घाटा है। इन सबको हम देखते हैं क्योंकि यह आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बार बार यूपीएससी निकालती है और इस बात को हमें समझना होगा। और मैंने आपको जिस तरह से समझाया है वैसे नहीं लगता कि आपसे क्वेश्चन ऐसा गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा फैक्ट पे नहीं जाती, वो कॉन्सेप्ट पे ही रहती है। और कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें जीएस का क्वेश्चन करना बड़ा आसान नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस तरह से पता है, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया राजस्व घाटा, एक बार फिर से देखो, मैं दोहराता हूं, राजस्व घाटा उसे कहते हैं जो सरकार अपने आम प्रशासनिक खर्च के लिए जो ऋण लेता है, वो राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या हो, राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार अपने कुल खर्च, चाहे राजस्व व्यय हो चाहे पूंजीगत व्यय हो, अपने कुल खर्च को पूरा करने के लिए जो ऋण लेता है वो क्या होगा, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा निकालने के लिए हम जो ब्याज देते हैं उसको हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उस ऋण को पूरा करने के लिए हम दूसरे से ऋण जो लेते हैं वही हमारा प्राथमिक घाटा होता है। या शॉर्टकट में कह सकते हो कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटा दे, वही हमारा प्राथमिक घाटा होगा। अगला मैंने बताया था प्रभावी घाटा क्या होता है। प्रभावी घाटा के बारे में हमने आपसे बताया कि केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के विकास कार्यों के लिए जो अनुदान देती है वही उसका प्रभावी घाटा होता है। और नेक्स्ट हमने बताया कि जुड़वा घाटा क्या है। हमने यह भी कहा कि जब राजकोषीय घाटा बना है और उसके साथ साथ चालू खाते में भी घाटा बनने लगे तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, जुड़वा घाटा कहते हैं। और आपको बता दूं, इसी राजकोषीय घाटे को, इधर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा हमारे विकास से जुड़ा होता है। अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो हमारा विकास क्या होगा, घटने लगेगा, क्योंकि यही धीरे धीरे हमारे इन्फ्लेशन को भी जन्म देने लगता है। तो ऐसे में हमें राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए हमें एक रोड मैप बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा राजकोषीय घाटा 1997-98 में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और इसी गैप को कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, फिर से FRBM एक्ट 2003, कह सकते हो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी अधिनियम 2003। हिंदी में अगर जानना चाहते हो तो राजकोषीय उत्तरदायित्व राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट
मैनेजमेंट को प्रबंधन अधिनियम 2003। ठीक, यानी हमारे राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए इस एक्ट को क्या किया गया, लाया गया, FRBM एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट एक्ट 2003। क्योंकि हमारे यहां राजकोषीय घाटा इस समय बहुत ऊपर चला गया था, क्योंकि इसी के साथ साथ हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जो हमारे देश के विकास में अवरुद्ध पैदा कर रहा था। और इसी FRBM एक्ट को कम करने के लिए एक रोड मैप यही तैयार किया गया। और आपको बता दूं, यह अधिनियम 2003 में पारित किया गया। इसके द्वारा यह लक्ष्य रखा गया कि 2008 और 9 में हम राजकोषीय घाटा को 3% तक लाएंगे, 3% तक लाएंगे, क्योंकि इस समय 5-6 के ऊपर जा रहा था। और इसीलिए कहा गया कि हम राजकोषीय घाटा को 2008 और 9 तक 3% तक लाकर रोकेंगे। और इस पर कार्य करना प्रारंभ हो गया। और एक चीज बता दूं, बजट में हमेशा राजस्व घाटा को शून्य रखना जरूरी होता है। ठीक, और राजकोषीय घाटा को घटाकर 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। और 2007 तक आपको बता दूं, यह रोड मैप बनते ही 2007 तक हम अपने जो राजकोषीय घाटा है हमारा 2008-9 का लक्ष्य था, लेकिन हम इसे 2007 ही में पा गए। 2007 में ही लक्ष्य को पा ही नहीं गए, बल्कि लक्ष्य से नीचे भी आ गए। 2.88 कैसे तक हमारा राजकोषीय घाटा आ गया था, लेकिन 2008 में अमेरिकी यूएसए मंदी के कारण यह घाटा बढ़ने लगा। 2008 में अमेरिकी मंदी के कारण यह घाटा फिर बढ़ने लगा। तब तक ले 2010 में यूरोपीय मंदी इसे और बढ़ा दिया। 2008 में यह अमेरिकी मंदी से और बढ़ाया, लेकिन 2010 में यूरोपीय मंदी से और बढ़ा दिया। यानी 2011 में यह गैप फिर बढ़ गया। और फिर 2011-12 में हमारी गवर्नमेंट जो है 2011-12 में फिर से FRBM एक्ट एक नया रोड मैप बनाया कि भैया हमारा फिर से राजकोषीय घाटा बढ़ गया। और यहां तक देखोगे, गत वर्ष 2013 में इसके साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन भी बहुत तगड़ा बढ़ने लगा। और अभी देखोगे हमारे पैसे का वैल्यू कम होने लगा। ये सब कारण इन्हीं सब वजहों से था। और फिर सरकार ने कहा 2012 में FRBM एक्ट का एक नया रोड मैप के तहत तैयार किया गया कि हम फिर से अपने राजकोषीय घाटा को 2016 में 3% पर लाएंगे। 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पर लगभग 2016 चल रहा है। और अभी जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें स्पष्ट पता चल जाएगा। 2017 का जो प्रारंभिक हमारा इकोनॉमिक सर्वे अब आने वाला है, जो बजट के बाद जो प्राप्त होगा, तो इसमें यह पता चल जाएगा कि क्या हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं या नहीं। यह आपके लिए करंट होगा। और FRBM एक्ट UPSC जो देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका लक्ष्य जो रखा गया है 2016, यह प्राप्त हुआ है या फिर नहीं। ये इकोनॉमिक सर्वे आते ही आपको क्लियर हो जाएगा। यही आपका ट्रेडिशनल पार्ट है और यही आपका बजट है। बजट से हमने सारे पक्ष को लेते हुए बजट के क्लास को हमने क्लियर किया और इसको हमने बता दिया। ठीक, तो इन सब बातों को हमें ध्यान देना होगा। और जो हमारा करंट आएगा बस उसी को हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेजेस
खाली रखना कि जो हमारा सर्वे आएगा उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो लगेगा उसको हम इसी के पास में लिखेंगे, वो याद रहेगा जब तक। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा है टैक्स, कर। कर से रिलेटेड है, क्योंकि आज देख लो कर चोरी इतना ज्यादा हुई थी कि आज नोटबंदी के बाद यह पता चला कि हमारे देश में कितना पूंजी या कितने पूंजीपति थे या कितने टैक्स चुराए गए थे। अरबों खरबों रुपए लोग गबन कर करके रखे थे, जिसका मार्केट में कोई निर्गमन नहीं था। अब इससे हमारे देश को क्या लाभ हुआ है या हमारे जनता को क्या लाभ होगा या हमारे विकास में या कितना कार्यशील होगा, ये तो सब हम आगे ही देखेंगे। तो हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है टैक्सेस, यानी टैक्स। हिंदी में सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जिससे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बता दूं कि अगला चैप्टर जो है आपका कर है, कर से रिलेटेड यानी टैक्स, टैक्सेस। आखिरकार टैक्स है क्या चीज? आपको बता दूं, भारत में पहली बार जेम्स विल्सन ने ही इसकी बात की थी और हमारे यहां टैक्स जो है, भारत में हमारे यहां टैक्स जो है दो प्रकार से लिया जाता है। पहला तो डायरेक्ट, दूसरा टैक्स जो लिया जाता है वह इनडायरेक्ट। हमारे यहां कर दो तरीके से लिया जाता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब बात आ गई कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। हमने कहा टैक्सेस हमारे यहां दो तरीके से लिया जाता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर। अब बात आ गया कि भैया डायरेक्ट कर या फिर प्रत्यक्ष कर क्या है और इनडायरेक्ट कर यानी अप्रत्यक्ष कर क्या है। देखो, डायरेक्ट कर हुआ कर होता है जिस पर गवर्नमेंट, जिस व्यक्ति पर गवर्नमेंट कर थोपती है, वह कर उसी व्यक्ति द्वारा ही लिया जाता है, वही क्या होता है, डायरेक्ट कर। जैसे अगर गवर्नमेंट ने एक को टैक्सेस थोपा है तो वह टैक्स ए ही भरेगा, ना कि उसके बदले भी भर देगा, ऐसा बात नहीं है। या कह सकते हो कि ऐसा कर जिसका बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसे सरकार कर लगाता है और उसी से कर उसीलता है। लेकिन दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ऐसा कर जिसका कराधान और करापात, कराधान और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट कर। कराए क्या, कराधान व करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर, एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है, एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही क्या है, डायरेक्ट हमारा टैक्स होते हैं। अब बात आई कि प्रत्यक्ष कर आखिरकार कौन कौन है। ऑब्वियसली हो सकता है पूछे कि ये कौन सा डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है, तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है। जैसे आपका इनकम डिपार्टमेंट, आयकर, जैसे आपका क्या है, आयकर, निगमन, आयकर, निगमन, वही कारपोरेट टैक्स, निगमन, कारपोरेट टैक्स,
कारपोरेट टैक्स। उसके बाद आपका लाभांश हुआ, उपहार कर हुआ या फिर स्टेट ड्यूटी हुआ। लाभांश, उपहार या फिर स्टेट ड्यूटी। ये क्या है? डायरेक्ट कर। हमने बताया डायरेक्ट कर क्या है कि सरकार जिस पर कर लगाती है और उसी से वसूलती है, वही क्या है? डायरेक्ट कर है। या फिर कराधान और करापात एक ही व्यक्ति के ऊपर लगता हो, वही क्या है? कर है। डायरेक्ट कर में हमने क्या बताया? इनकम डिपार्टमेंट या फिर आयकर, निगमन, कारपोरेट, लाभांश, उपहार या फिर स्टेट ड्यूटी, ये सब किसमें आएंगे? डायरेक्ट कर में। और आपको बता दूं, दूसरे तरीके का जो सरकार कर वसूलती है वो होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं यह भी सरकार किसी, मान लो सरकार ने कर ए को थोपा, लेकिन ए ने अपने ऊपर से कर किसी और पे यानी बी पे थोप दिया, यानी ए कर से मुक्त हो गया और बी उसको कर भर दिया। ये क्या है? इनडायरेक्ट। जैसे में ये अभी एक ऐसा कर है जिसपे करापात किसी और पे जा रहा है, सरकार किसी और को कर रहा है, कराधान कोई और कर रहा है, चुका कोई और रहा है, उसे क्या कहते हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जैसे है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, बिक्री कर, यही सब है। सीमा शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, या फिर कह सकते हो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। या फिर सेवा कर। ये क्या है? इनडायरेक्टली है। यह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हमने दोनों के बारे में बताया कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। आओ हम यह भी देख ले कि केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगाता है और राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स लगाता है। हो सकता है पूछ दे भाई, यूपीएससी के साथ साथ आप लोग स्टेट पीसीएस भी देते हो, तो हो सकता है इसमें पूछ दे कि भाई स्टेट किस पे कर नहीं लगाता है या किस पे लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या किस पे स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है जिस पे कर लगा सकता है। क्यों स्टेट गवर्नमेंट बार बार सेंटर के आगे ही हाथ फैलाता रहता है? क्या ऐसा है? क्या उतना कर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है जो कर वसूलता है, उससे स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? तो आओ हम देखते हैं क्यों ऐसा होता है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम तो यह देखेंगे केंद्र सरकार किस पे टैक्स लगाती है और राज्य सरकार किस पे टैक्स लगाती है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार। पहली बात तो मैं बता दूं, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कृषि पर कर नहीं लगाते लोग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे कर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? ऐसा नहीं है कि ये संविधान में थोड़ी ना लिखित है कि वो कर नहीं लगा सकते, कृषि पे लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अगर आज वह एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाए तो आने वाले चुनावों में, आने वाले 5 साल में फिर सरकार को उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हमने जो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया उसका मतलब क्या होता है।
इसीलिए ना तो सेंटर उसको टैक्स लगाती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। दोनों ही कृषि पर टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक, देखो उत्पाद कर केंद्र सरकार लगाता है, और कृषि भूमि को छोड़कर वह अन्य संपदा शुल्क कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो कहते हो आप लोग, जो संपदा शुल्क है उस पर केंद्र सरकार लगा सकती है। रेलवे किराए और रेलवे भाड़ा या फिर माल भाड़े पर भी टैक्स लगाती है के सेंटर ही, और कारपोरेट टैक्स पर भी केंद्र सरकार ही लगाती है। चाहे रेलवे हो, चाहे वायु हो, चाहे जल मार्ग हो, जल मार्ग परिवहन हो, इन सब पे जो कर या टैक्स या जो शुल्क लगता है वो सेंटर का ही है। समाचार पत्रों हो या फिर विज्ञापनों पर सेंटर ही टैक्स लगाती है, या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार जो होता है दो राज्यों के मध्यस्थता, वह सरकार ही टैक्स लगाती है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमने बताया अभी आपको कि कृषि पर दोनों नहीं लगाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कृषि पे नहीं लगाता, लेकिन कृषि की जो भूमि है, भूमि जिससे लोग एक दूसरे से खरीद बिक्री करते हैं, या फिर जो जमीन का खरीद बिक्री होता है, उस पे राज्य सरकार टैक्स लगाती है। रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते हो, जमीन खरीदते हो तो उसका टैक्स लगता है, वो होता है। और दूसरा, राज्य सरकार को बार बार अभी न्यूज में पढ़ो होंगे कि फलाने गवर्नमेंट के कार्यकाल में इसका खनन हो रहा है, उसका खनन हो रहा है, या अवैध खनन हुआ, अवैध खनन है। पता है राज्य सरकार उस खनन को क्यों नहीं उतने सीरियसली लेता है? क्योंकि राज्य सरकार उस पर टैक्स पाती है, उनका वह कर आने का जरिया है, पूंजी आने का जरिया है, इसीलिए राज्य सरकार उस पर थोड़ी नॉर्मल दिखती है और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी खनन गतिविधियों में भी टैक्स कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। समाचार पत्र जो है, समाचार जो है, न्यूज जो है, उसे छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर राज्य ही लगाता है। जैसे मनोरंजन टैक्स हुआ, मनोरंजन कर बिक्री, या फिर एल्कोहलिक उत्पादन पर जो होता है, जैसे एल्कोहल जो उत्पाद करते हैं, जो उत्पादित चीज है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। टोल टैक्स, जो तुम टोल टैक्स अभी देखो सेंटर ने माफ किया शॉर्ट टोल फ्री, लेकिन उस टोल टैक्स पर जो कर होता है वो राज्य का होता है। ठीक, तो यह है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में केंद्र सरकार किस पर टैक्स लगाती है और राज्य सरकार किस पर टैक्स लगाती है, ये तो आपको पता हो गया। लेकिन आपको बता दूं, खासकर जब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स भी पूछता है, लेकिन खासकर यह इंटरव्यू में बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर के प्रकार क्या है। खैर सब लोग जानते हो कर के प्रकार जो आएगा देखेंगे, लेकिन उसमें पूछता है कि भैया प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, रिग्रेसिव क्या होगा, या फिर रेशियो टैक्सेस क्या होंगे, या फिर डिग्रेसिव क्या होगा। ऐसे कुछ जो टैक्सेस है वो सीधा सीधा पूछा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भैया कर के प्रकार, या कह सकते हो टूल्स ऑफ टैक्सेस, जो हमारे कर के प्रकार है उस पे आते हैं कि हमारे टैक्स का टूल्स क्या है। पहला है कर के प्रकार पर हम ध्यान देंगे। पहला ही हमारा क्या है? प्रगतिशील टैक्स, प्रगतिशील कर कहते हो क्या इसे? प्रोग्रेसिव जैसे भी लिखते हो आप लोग लिख लेना। प्रोग्रेसिव टैक्स होता क्या है? प्रगतिशील टैक्सेस क्या होते हैं या प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। आज आप जो नोटबंदी हुआ है, सरकार क्या बोला है? जो 2.5 लाख के नीचे रहेंगे उनकी बात नहीं होगी, जो 2.5 लाख से ज्यादा पैसे जमा करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी उन पे शिकंजा कसा जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपके यहां पता है कि 2.5 लाख पर 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है उसके नीचे पर, लेकिन जिसका 2.5 लाख के ऊपर है उस पे टैक्स है, टैक्स। हमारे कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति का आय जैसे जैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है? व्यक्ति का इनकम, यदि व्यक्ति का आय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे यहां कर के दर भी बढ़ते हैं। कराए ध्यान देना, व्यक्ति का आय जैसे जैसे बढ़ता जाता है और कर हमारा जो टैक्स है वो अभी वैसे वैसे बढ़ता है। जैसे व्यक्ति का आय 2.5 लाख से ऊपर गया तो उस पर 10% टैक्स देना होता है। मान लो 10 लाख हुआ, तो मान लो 20 देना होगा, 1 करोड़ हुआ 30 देना होगा। इसी तरह मान लो हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे इनकम पर टैक्स लगता जा रहा है, यानी हमारा टैक्स भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और देख लो वैसे हमारे दोनों पे क्या हो रहा है, हमारे टैक्स बढ़ रहे हैं। यही क्या है? प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील टैक्सेस। कह सकते हो कि यदि आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे केंद्र सरकार या फिर सरकार आपके ऊपर क्या लगाती है? टैक्सेस आपका ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। 2.5 लाख है तो 10%, मान लो 10 लाख है तो 15% हो सकता है, 30 लाख में 20% लगाता हो। यानी क्या कर रहा है? आपको खुद उम्मीद हो रहा है कि एक के बाद एक जैसे हमारा इनकम बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारी आय बढ़ती जा रही है वैसे हमारे यहाँ क्या टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। इसे क्या कहेंगे? प्रगतिशील टैक्सेस या प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ठीक। अगला है अप्रगतिशील, रिग्रेसिव। दूसरा टैक्स जो है अप्रगतिशील, रिग्रेसिव। दूसरा क्या है? अप्रगतिशील या कह सकते हो रिग्रेसिव टैक्सेस। देखो अप्रगतिशील टैक्स, पहला टैक्स जो है भारत में ज्यादातर हम लोग क्या होता है, लेकिन जो दूसरा टैक्स है अप्रगतिशील या खासकर पश्चिमी देशों में ज्यादा होता है, खासकर अमेरिका में होता है। अप्रगतिशील का मतलब यह होता है कि आपका आय जैसे जैसे बढ़ता है, आपका आय, ध्यान देना बात को, आपकी जो इनकम है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कर जो हमारा है, जो वहां की गवर्नमेंट है, जो कर है वहां का वैसे वैसे कम होता जाता है। देखना अमेरिकी बजट आएगी तब उसमें देखना कर कैसे चलता है। वो अप्रगतिशील टैक्सेस होते हैं उन लोगों का। जैसे उन लोग में, हम लोग में क्या है, 2.5 लाख है तो 10%, 20 लाख है तो 15%, मान लो इसी तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहां के टैक्सेस पे क्या होता है कि अगर उन लोग का 1 करोड़ है तो मान लो उन लोग का 1 करोड़ है तो 30% मान लो टैक्स है। यदि मान लो उनका 10 करोड़ है तो अब 20% टैक्स। क्या करते हैं? 1 करोड़ पे 30% टैक्स, लेकिन 10 करोड़ पे क्या होता है? 20% टैक्स। अब इसी तरह मान लो 20 करोड़ पे उन लोग का 10% टैक्स। यानी क्या हो रहा है, इन लोगों का आय जो इनकम है जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके टैक्सेस क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। कह सकते हो ना, पहले 1 करोड़ पे 30% टैक्स ले रही गवर्नमेंट, यानी मान लो 1 करोड़ पे 70 लाख तुम्हारा है और 30 लाख गवर्नमेंट का हुआ। लेकिन फिर दूसरा करा 10 करोड़ पे 20% टैक्स। वाकई में ही हमारा टैक्स घट गया, आपका इनकम बढ़ते ही हमारा टैक्स घटा। और आगे जब आपका 20 करोड़ होता है तो आपका टैक्स 10% आपको लगता है 20 करोड़ का। यानी क्या है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है लेकिन टैक्स क्या है, वैसे वैसे टैक्सेस हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, यह है अप्रगतिशील टैक्स। अगला और अगला टैक्स जो है हमारा वो आनुपातिक टैक्स है। क्या है? आनुपातिक, यानी कह सकते हो रेशियो में होता है। आनुपातिक, आनुपातिक
कर कह सकते हो, रेशियो टैक्सेस। आपको बता दूं, यह इसमें कर के दर में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कर के दर में परिवर्तन, ध्यान रखना, पूछ देगा, कर के दर में परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा टैक्स है? क्या है? रेशियो। क्यों नहीं परिवर्तन होता है? आपको बता दूं, आपका जो टैक्स है, आपको कह दिया गया, मान लो सरकार ने एक पैमाना बना दिया, एक लिमिट बना दिया कि आपका चाहे कुछ भी हो, आपको हमें 20% टैक्स देना ही होगा। चाहे आप भैया 1 लाख कमाओ, चाहे आप 10 लाख कमाओ। 1 लाख कमाए तब भी उसमें 20% सरकार को देना है। आप 10 लाख कमाए, सरकार को उस पर देना है। यह टैक्स में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। चाहे आपकी आय जितना बढ़ जाए, जो अनुपात में सरकार टैक्स फिक्स की है, उसी अनुपात में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या है? आनुपातिक टैक्सेस। अगला आएगा डिग्रेसिव टैक्सेस। देखो, डिग्रेसिव टैक्सेस जो होता है वो पहला और तो मिलाकर बना है, यानी चौथा क्या है? डिग्रेसिव टैक्सेस। डिग्रेसिव टैक्सेस जो है, डिग्रेसिव टैक्सेस जो है, प्रोग्रेसिव और रेशियो, इन दोनों टैक्सेस के मिलाकर किया गया है। आपने पढ़ा प्रोग्रेसिव में कि जैसे जैसे हमारे इनकम जो है इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे हमारे टैक्स जो है वो भी बढ़ रहा है। अभी अनुपातिक में पढ़े कि हमारा आय चाहे जितना बढ़ जाए, जिस दर पे सरकार या जिस अनुपात पे सरकार टैक्स फिक्स किया है, उसी अनुपात पे देना होगा। वही क्या है? इन दोनों का मिक्स ही क्या है? डिग्रेसिव टैक्सेस। यानी कह सकते हो, आपकी आय पहले 2.5 लाख थी। क्या थी? 2.5 लाख। आपका टैक्स 10% लगा, आपकी आय फिर 10 लाख हुई, फिर 20% लगा, आपकी आय 30 लाख से 40 लाख, 40 लाख से मान लो 50 लाख हो गया। तब भी सरकार क्या करता है? जो आपका इनकम बढ़ रहा है उसी के साथ कर भी बढ़ाता जाता है, लेकिन एक ऐसे समय पर क्या करता है? टैक्स को फिक्स कर देता है। नीचे से तो बढ़ता जाता है, लेकिन आगे चल के सरकार उसको भी फिक्स कर देता है। क्या करता है? उस टैक्स को फिक्स करता है कि आपको इतना में देना होगा। यानी जैसे आपका इनकम बढ़ा, उसी तरह टैक्स भी बढ़ रहा है। लेकिन डिग्रेसिव में सरकार क्या करती है? आपका इनकम बढ़ता गया, टैक्स भी बढ़ता गया, लेकिन आगे चल के सरकार क्या करती है? उस टैक्स को फिक्स कर देती है। उसके बाद आपका चाहे इनकम जितना भी बढ़ जाए। ये क्या है? डिग्रेसिव टैक्सेस। बात समझ में आ रहा है ना? अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़े होंगे या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़े होंगे, तो उसमें आपको कर और उपकर के बारे में बताया गया। केस और सरताज, इंग्लिश में होता है केस और सरताज। क्या होता है केस और सरताज? उपकर और अपकर, हिंदी में उसे उपकर और अपकर। देखो, ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, खासकर रोडों के लिए, किसी पे भी लगा सकता है। इसका जो पैसा कलेक्ट होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के संचित निधि में जाता है डायरेक्ट। इसको राज्य सरकार में वो बांटता नहीं है, याद रखिएगा ये बात। जो केस और सरताज से जो सरकार पैसा 1%, 2% जो भी लगाता है एक्स्ट्रा चार्ज, चाहे तेल पे, चाहे रोड पे, चाहे जिस पे भी ये लगाता हो, इसका पैसा कलेक्ट करने के बाद सेंटर इसे राज्यों के या राज्यों या स्टेटों में नहीं बांटता। यह अभी संचित निधि का भाग होता है, तो उससे क्या, इसको सेंटर नहीं बांटता है। क्योंकि जानते हो, जो केस और सरताज लगाया जाता है, जितना भी नेशनल हाईवे होता है या जितना भी नेशनलाइज या कह सकते हो जो चीज है, या मान लो जो आपका नेशनल हाईवे हो टूटा फूटा, तो उस पर सरकार जो टैक्स उसील के रखती है, इसी पैसे से उस सरकार का क्या करती है? उस रोड का शुद्धिकरण करती है या उस चीज को बनाती है। इसीलिए केस और सरताज यानी अपकर और उपकर। ठीक, अगला हमने बताया
एंड सरताज एंड सरचार्ज, इसे कहते हैं उपकर, इसको कहते हैं अपकर। यह खासकर केंद्र सरकार हमने बताया लगाती है, चाहे रोड पे लगा दे चाहे तेल किसी चीज पे लगाती है, जिसका भाग राज्य सरकार को डिवाइडेशन नहीं करता है, वो सेंटर के संचित निधि में जाता है। और जब हमारा जैसे मान लो नेशनल हाईवे खराब हो गया जो NH है, तो इसी के माध्यम से उसको सही भी किया जाता है, यानी यह टूटे फूटे जो नेशनल हाईवे है उस सब चीजों में इसका इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यही हमारा केस और सरताज है। आपको बता दूं यूपीएससी देने जा रहे हो, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है लॉफर। सब लोग कहते हैं कि टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा तो हमारा देश जो है वो विकास करेगा। जितना भी मान लो सरकार नोटबंदी क्यों किया, क्योंकि टैक्स चोरी हो रहा था, या ऐसे लोग पैसे का आवागमन बंद करके बहुत सारे पैसे को रखे थे जिससे सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता था और विकास नहीं हो पाता था। कह सकते हो उतना पूंजी कलेक्ट नहीं हो पाता था, तो ऐसे में सरकार क्या किया, नोटबंदी किया जिससे अरबों खरबों रुपए पकड़ाए, या फिर जो अरबों खरबों रुपए पकड़ाए हैं वो मार्केट में आवागमन नहीं हो रहा था जिसका टैक्स सरकार को नहीं मिल रहा था, या फिर आवागमन न होने से भाई टैक्स कैसे मिलेगा, बात सीधी है। तो एक ऐसा अर्थशास्त्री आपके सामने है जिसका नाम है लाफर। क्या नाम है, लाफर। उसको लाफर ही नहीं लाफर टैक्सेस भी कहते हैं। अभी हर जगह देखो, हर जगह से सरकार चाहती है कि भाई समय से सब लोग अपना कर टैक्स क्या करें, जमा करते रहे। लेकिन ये लाफर क्या कहता है, इसके अनुसार कर की दर बढ़ाया ना जाए। ये ठीक उल्टा कहता है, कर की दर सरकार न बढ़ाए बल्कि कर के दर में क्या करे, कमी करे। इसका मानना अगर कर की दर कम होगा, लाफर अपने ग्राफ से समझाता है, ये है लाफर, लाफर टैक्स भी कह सकते हो इसको। लाफर कहता है कर की दर में वृद्धि ना करो बल्कि क्या करो, कर के दर में कमी करो। इसका मानना इससे दो महत्वपूर्ण चीजें होगी। पहला क्या है कि भैया जो कर का दर जो कम होगा तो चोरी करने की लोगों की चोरी वाली भावना होती है, जो पैसे छुपा के रखते हैं वह भावना उनकी कम होगी, यानी कर की चोरी रुकेगी। और दूसरा कलेक्शन बढ़ेगा। कलेक्शन मतलब संग्रहण, जो पैसा है वो बढ़ेगा आपका। क्यों, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो लोग कर चोरी नहीं करेंगे, पहला मुद्दा। अगर कर चोरी नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करेंगे तो सरकार को क्या, फिर पहला तो चोरी से बचेगा, दूसरा उसका संग्रहण बढ़ेगा। लेकिन टैक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यह है लाफर। लाफर क्या दो बातें कहता है, कर जो है कर की कमी होनी चाहिए, जिससे दो बातें होगी। पहला, कर चोरी रुकेगी, कर चोरी रुकेगी। दूसरा, कलेक्शन बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा यानी संग्रहण, संग्रहण बढ़ेगा। यह है लाफर। और आपको बता दूं अगला जो चैप्टर है, सॉरी अगला जो आपका कल आगे मैं आपको वैट के बारे में पढ़ाऊंगा कि वैट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वैट पढ़ाऊंगा। वैट वैल्यूड एडेड टैक्स क्या है, वैल्यूड एडेड टैक्स ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। देख लो, इकोनॉमिक्स भी आप जो क्लास लिए हो एकदम सिंपल और साधारण क्लास है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसी को
या फिर हिंदी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम, तो वो संस्था पे कांटेक्ट करें और उस सोल्यूशन ले लें। तो आज की क्लास में यही रोकूंगा। आप सभी को थैंक यू और धन्यवाद।